हम्म, चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे, जहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया, अभी तक कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो रिवीजन हो रहा है आपका पहले चैप्टर का विद्युत स्थैतिकी का उसका कुल 5 लेक्चर आपको दिया जा चुका है, 5 क्लास आपका हो चुका है। उसमें आप लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से जुड़ा हुआ जितना भी पॉइंट होता है सबको कवर कर लिया, ठीक है। अब हमारा जो बचा है एक लास्ट जो क्लास है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लास्ट क्लास है और इसमें हम लोग कैपेसिटर यानी कि संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। अब कैपेसिटर कहते किसको, कैपेसिटर कहेंगे हम लोग किसको, कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर जो होता है वो 2 प्लेट का एक सिस्टम होता है, 2 प्लेट से बना एक निकाय जिसमें दोनों प्लेट पर समान परिमाण का विपरीत आवेश स्थित होता है, जिसमें एक प्लेट आवेश को संग्रह करता है जिसको संग्राहक प्लेट बोलते हैं जो धनावेशित होता है, जबकि जो माइनस वाला होता है वो भूद्रित यानी कि ग्राउंडेड रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ रहता है, उसको संगणक बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर्स जो है ए सिस्टम ऑफ 2 प्लेट्स in which both plates have same magnitude of charge with opposite nature, separated at a distance, किसी डिस्टेंस पे सेपरेट रहेगा, ठीक है। in which one plate is known as condensing plate which is grounded यानी जो ग्राउंड से जुड़ा होता है and negatively charged and other plate is ये क्या बोलते हैं कलेक्टर प्लेट, other plate is known as collector plate which collects the charge and positively charged, ठीक है। तो इसमें 2 प्लेटों में से एक प्लेट पे जितना चार्ज प्लस में होता है दूसरे प्लेट पे उतना ही चार्ज माइनस में होता है। इसके बीच का डिस्टेंस अगर d समझ लीजिए तो ये जो होता है ये ग्राउंड का साइन, ठीक है। इसको बोलते हैं भूद्रित, ये जो ये वाला चिन्ह भूद्रित, ये जो साइन है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं भूद्रित, ठीक है। अब इसमें जो ऋणावेशित वाला प्लेट होता है माइनस वाला, इसको बोलते हैं संघनक यानी कि कंडेंसिंग, जबकि ये जो होता है इसको बोलते हैं संग्राहक, कलेक्टर। ये कलेक्ट करता है चार्ज को, पॉजिटिवली चार्ज वाला, जबकि जो माइनस वाला है वो ग्राउंड से कनेक्ट रहता है, भूद्रित रहता है, जमीन से जुड़ा हुआ रहता है। वो हो जाएगा क्या हम लोगों का वो हो जाएगा कौन सा, कंडेंसिंग प्लेट जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर का 2 प्लेट होता है, ठीक है। इसमें ये भी क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो टोटल चार्ज होता है, टोटल चार्ज जितना प्लस में उतना ही माइनस में, यानी कि दोनों प्लेट मिला के कुल जो टोटल चार्ज होगा वो इसका 0 होगा। बाकी C वही वाला जो पीछे पढ़े हैं किसी चार्ज प्लेट के लिए, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, इसका फॉर्मूला हो कैपेसिटी का, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और C इज इक्वल टू क्यू बाय वी में इसी में यूनिट जानते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, फैराड होता है, उसका डायमेंशन ऊपर में क्यू का नीचे में वी का, ये सब कुछ हो गया, स्केलर क्वांटिटी है ये सब कुछ, ठीक। अब हो गया टाइप्स ऑफ प्लेट, यानी कितने तरीके का होता है। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार, काइंड्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर 3 तरह का होता है। एक होता है समांतर, समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेट को ही यही लिखा हुआ आप देख सकते हैं कहीं पे पट्टिका, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो भी पीछे फिगर बना था वो होता है।
सारे कैपेसिटर में दो प्लेट हमेशा होगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र में भी ऐसा ही होता है। इसके सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। धारिता का सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए जिसमें एयर है, यानी कि मीडियम जो है वो हवा या निर्वात है, एयर और वैक्यूम है, तो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का। यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि कैपेसिटी यानी कि धारिता का जो सूत्र होगा, धारिता का जो वैल्यू होगा वो उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। धारिता का जो वैल्यू होगा ये ऐसे एप्सिलॉन नॉट है, कोई और मीडियम होगा तो एप्सिलॉन से लिखेंगे, यानी कि परावैद्युता परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नीचे में है तो इनवर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, बाकी इस दोनों के समानुपाती होता है। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र का, ठीक है। इसके बाद है समांतर प्लेट संधारित्र में ही ये क्या होता है, दूसरा समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। दूसरा है गोलीय प्लेट, गोलीय प्लेट संधारित्र, यानी कि स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसमें दो तरह का होता है, ये ऐसा है, ये स्फेरिकल प्लेट। एक का मान लीजिए अगर R1 है बाहर वाले का, और इसको मान लें क्या R2, ठीक है। ये A है और ये B है, यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है। तो इसमें दो तरह का होता है कि अगर बाहर वाला ग्राउंडेड है तब फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2। अगर बाहर वाला R1 लिख रहे हैं तो जो बाहर है उसमें प्लस में और बाकी दूसरा जो होगा वो माइनस में। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू R2 बाई R1 माइनस R2 होता है फॉर्मूला, ठीक है। अगर यही R2 बाहर वाले को मान लेंगे तो हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। जो बाहर होगा वो प्लस में, जो अंदर वाला होगा वो माइनस में, छोटा वाला। और यही होता है जब अंदर वाला प्लेट ही ग्राउंडेड रहेगा। अंदर वाला प्लेट जैसे ही ग्राउंडेड होगा चार्ज उल्टा हो जाएगा, माइनस वाला अंदर पे चला आएगा और प्लस वाला जो होगा वो बाहर पे। इसके लिए फॉर्मूला होता है, सब कुछ ऐसा ही है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर बाई R1 माइनस R2, अगर बाहर वाला R1 है तब, ठीक है। और यही अगर अंदर वाला R1 है तो यही R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया स्फेरिकल यानी कि गोलीय प्लेट संधारित्र। और एक और होता है बेलनाकार सिलिंड्रिकल, बेलनाकार प्लेट संधारित्र, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर ऐसा हो गया, हर प्लेट में दो प्लेट, मतलब हर संधारित्र में दो प्लेट होना है, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। ये हो गया, ये अंदर वाले के लिए अगर रेडियस R1 है और बाहर वाले के लिए R2 है, ये बाहर वाला माइनस हो जाएगा, ये ग्राउंड है, माइनस क्यू, अंदर वाले पे प्लस क्यू। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L, और इसके बाद फिर लॉग नीचे में R2 बाई R1, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L लॉग R2 बाई R1। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे ये इसका लेंथ या हाइट जो है वो ये है। ये हो गया बेलनाकार संधारित्र प्लेट का, ठीक है, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर का। अब एक होता है फोर्थ केस, इसका अलग से एक केस है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दीजिए, यानी कि परावैद्युत माध्यम रख दीजिए, ठीक है। इसका थिकनेस यानी कि मोटाई मान लीजिए T है, दोनों प्लेट के बीच का दूरी D था। ये अभी भी इधर भी एयर है, हवा है, इधर भी हवा है। तो ऐसे जो फॉर्मूला सबसे शुरू में था वो था A एप्सिलॉन नॉट बाई D था ये फॉर्मूला। यही जब T थिकनेस आ जाएगा इसमें तो इसका फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन R।
जबकि कंपाउंड मीडियम का जब कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, यानी कि यौगिक परावैद्युत का कोई जब एक साथ दो मीडियम रहेगा, तब इसके लिए समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एक फॉर्मूला होगा। इसी में अगर समझिए यहाँ से यहाँ तक पूरा हो जाएगा, तो ये D माइनस टी, डी को टी से बदल दीजिएगा, तब आपका जो आंसर आ जाएगा ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बाई डी, इतना आंसर आएगा, जिसको हम लोग बदल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर का मतलब एप्सिलॉन हो जाएगा, ये परमिटिविटी का वैल्यू बन जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी में जब एयर वाला इंटू करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन का, और नीचे में डी। ये स्पेशल केस है जब पूरा का पूरा ये जो डी है इसके बदले ये थिकनेस हो जाएगा टी, तब ऐसे जब बीच में रखेंगे तो ये फॉर्मूला है मेन फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया तीन तरीके का समांतर, ये क्या बोलते हैं, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय प्लेट संधारित्र और बेलनाकार प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का ये एक अलग केस है कि हवा को छोड़कर कोई और माध्यम बीच में रख देंगे तब उसका धारिता क्या हो जाएगा, ठीक। इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। एक ऊर्जा होता है जो चालक के लिए पढ़े होंगे पीछे, वही वाला फॉर्मूला संधारित्र का भी होता है, 1/2 Q² C या 1/2 CV², ये स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला है। और उसी में ऊर्जा घनत्व एक होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ठीक। अब इसी को आप यहाँ पे सिग्मा से जब कंडक्टर के कारण यानी चालक का चेंज कीजिएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ई का वैल्यू कूलम्ब थ्योरम से, ये इसका स्क्वायर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा का स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ठीक है। यही सिग्मा के फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा घनत्व का सूत्र ये है। स्मॉल यू को लिखते हैं, बोलते हैं ऊर्जा घनत्व, और कैपिटल यू उसका स्थितिज ऊर्जा है, ठीक। ये हो गया ऊर्जा घनत्व हो गया। ऊर्जा घनत्व के बाद जो हम लोग का बच रहा है वो क्या है ये ऊर्जा घनत्व हो गया। तो एक होता है दोनों के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है, आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। आकर्षण बल, आकर्षण बल ही क्यों होगा, क्योंकि एक पे प्लस क्यू है दूसरे पे माइनस है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, दोनों का नेचर उल्टा है, इसके कारण से आकर्षण होगा। आकर्षण बल का जो सूत्र होता है वो वही होता है जो पीछे भी आ रहा था आपका, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ऊर्जा घनत्व वाला है सूत्र, ठीक है। इसी को आप लोग जब बदलिएगा क्यू के फॉर्म में तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए के, तो क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और नीचे में 2 एप्सिलॉन नॉट है, यानी कि हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इतना आंसर। क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये हो गया क्यू के फॉर्म में, ये है सिग्मा के फॉर्म में, और ये उसी का फॉर्मूला क्यू के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया दोनों प्लेटों के बीच आकर्षण बल का, ठीक। उसके बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, संयोजन दो तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम सीरीज और दूसरा समांतर क्रम पैरेलल, ठीक है। पैरेलल श्रेणी क्रम में एक ही लाइन में सब जुड़ेगा, संधारित्र का ये हुआ इस तरीके का जब है ये, और इसमें नीचे में सेल लगा हुआ बैटरी बी प्लस माइनस, ये C1 मान लीजिए, C2 मान लीजिए और C3। तो इसके लिए संधारित्र का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, ये जहां तक जाएगा n तक, ये हो गया श्रेणी क्रम का फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला, 1 करके कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। यही जब दो होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, ठीक। उसके बाद श्रेणी क्रम से जुड़ा हुआ जो नोट का कुछ पॉइंट है वो समझते हैं। श्रेणी क्रम में जो होगा वो चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज
कांस्टेंट होगा मतलब आवेश जो होता है वो नियत रहता है, आवेश नियत रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि भी जो होता है वो वेरिएबल होता है, भी जो होता है वो चर होता है, चर का मतलब भी बदलता रहता है, अलग अलग का अलग अलग होता है, C1 का V1, C2 का V2 ऐसा करके होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, इसका श्रेणी क्रम में आवेश हमेशा नियत रहेगा और ये जो होगा हमेशा चर रहेगा, V का वैल्यू बदलता रहेगा अलग अलग, ठीक है। अब C और V में जो रिलेशन है वो ऐसा है, C इज इक्वल टू क्यू बाई V है, ठीक है। तो Q जब कांस्टेंट ही हो गया तो C जो है वो डिपेंड करेगा केवल V पे या V डिपेंड करेगा केवल C पे। तो इसी में जब आप रेशियो निकालिएगा V1:V2:V3 तीन अलग अलग का, तो ये बनेगा 1/C1 1/C2 1/C3, ठीक है। ये इसका मतलब क्या होगा कि जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये नियतांक है, तो C और V केवल चेंज होगा, V बढ़ जाएगा C घट जाएगा, V घट जाएगा C बढ़ जाएगा। V1 V2 V3 का जो रेशियो होता है 1/C1 1/C2 1/C3 वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के कारण, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती के कारण। अब इसका जो दूसरा क्रम है वो है समांतर क्रम, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, दो पॉइंट लीजिए, इसमें अलग अलग लाइन में जोड़ दीजिए सबको, ये सेल हो गया, प्लस माइनस भी C3 C2 C1, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है A और B, तो इसमें चार्ज Q बढ़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, Q1 Q2 और Q3। भी सबका सेम होगा क्योंकि पॉइंट सबके लिए सेम है, और जब तक बिंदु समान रहेगा, पॉइंट सेम होगा, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग नहीं होगा, सबका भी सेम होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है सीधे जहां तक है n तक, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस n तक, ठीक है, जहां तक जाएगा, जितना होगा, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, 5 होगा तो। नोट में पहला हो गया कि इसमें भी जो होगा वो कांस्टेंट होगा, यानी कि विभवांतर ही नियतांक रहेगा, नियत रहेगा, भी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, और Q जो है यानी कि चार्ज जो है वो वेरिएबल होगा, चार्ज जो है वो वेरिएबल होगा मतलब चर होगा, चार्ज का वैल्यू अलग अलग होगा, Q1 Q2 Q3 ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक। तीसरा, जब हम लोग रेशियो बनाएंगे तो C इज इक्वल टू क्यू बाई भी है, ये भी तो कांस्टेंट हो गया ना, तो C और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अगर रिलेशन बनाएंगे तो Q1 is to Q2 is to Q3 is equal to C1 is to C2 is to C3। इसका मतलब है कि जिसका कैपेसिटी ज्यादा है उसको आवेश ज्यादा मिलेगा, जिसका धारिता अधिक है उसका आवेश अधिक होगा, जिसका धारिता कम है उसका आवेश कम होगा, यानी कैपेसिटी C का वैल्यू जिसका ग्रेटर होगा उसका Q भी ग्रेटर होगा, जिसका C छोटा होगा उसका Q छोटा हो जाएगा, जबकि पीछे वाले में जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, C और V के बीच में रिलेशन जो था, ठीक है। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। इसके आगे जो है वो है, इसका सीरीज हो गया, पैरेलल हो गया, उसके बाद अब बच क्या रहा हम लोग का डायरेक्ट, छोटा सा कुछ टॉपिक था, वो एक था क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत परिरक्षण, स्थिर विद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। स्थिर विद्युत परिरक्षण, स्थिर विद्युत परिरक्षण किसको कहते हैं? आप कोई जगह ले लीजिए, ये कोई जगह है, इसको अगर हम घेर दिए कि इस पर विद्युत क्षेत्र का कोई इफेक्ट नहीं हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, तो a process in which a surface or area is protected from the effect of electric field is known as electrostatic shielding। यानी कि स्थिर विद्युत परिरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी निश्चित क्षेत्र को या जगह को बचाते हैं, किसके प्रभाव से? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। ऐसा उदाहरण में ऐसा होता है कि जैसे मतलब समझिए कि बारिश है, बारिश के समय में अगर कोई व्यक्ति खुला मैदान में है, ओपन फील्ड में है, और कोई व्यक्ति किसी कार में बैठा हुआ है, उस तरीके का कोई जिसके ऊपर सरफेस है, ठीक है,
तो कौन ज़्यादा जो है सेफ रहता है? तो सेफ वो जो कार के अंदर में व्यक्ति है वो ज़्यादा सेफ होगा। क्यों ज़्यादा सेफ होगा? ज़्यादा सेफ इस कारण से होगा क्योंकि उसका जो प्लेट होता है मेटल का बना होता है, और मेटल जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग किया हुआ रहता है, उस पर स्थिर विद्युत प्रदर्शन रहता है, उस पर जो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा वो नगण्य होगा या नहीं के बराबर होगा, या उसे जो होने वाली हानि होगा वो कम होगा। जबकि जो ओपन फील्ड में यानी खुले मैदान में है उस पर विद्युत क्षेत्र का यानी बिजली जो गिरेगा उसका सीधा प्रभाव होता है। यही कारण है कि बारिश के समय में एक व्यक्ति जो किसी कार में बैठा हुआ है या किसी गाड़ी में बैठा हुआ है वो अधिक सुरक्षित है उस व्यक्ति से जो किसी ओपन फील्ड में है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। उसके बाद एक था परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको कहेंगे? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट या मटेरियल है मीडियम, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू देंगे, ई का वैल्यू मैक्सिमम, जब तक ये सहन कर सकता है बिना ब्रेक डाउन हुए, यानी कि बिना बर्बाद हुए, बिना नष्ट हुए, जब तक कोई माध्यम सहन कर सकता है विद्युत क्षेत्र को, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में किसी भी माध्यम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र का सबसे अधिकतम मान जब तक वो बिना नष्ट हुए, बिना बर्बाद हुए, बिना भंजित हुए सहन कर सकता है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य, यानी कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which is provided to an object or medium at which they never break down, और passes through, ये passes without breakdown, यानी कि उसके बिना ब्रेक डाउन के ही पास हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो होता है वैल्यू वो एयर के लिए यानी कि हवा के लिए होता है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ये बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, और इसी तरीके का कागज यानी कि पेपर के लिए होता है 14 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, 14 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब है परावैद्युत के प्रकार। परावैद्युत के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, एक हो गया ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत, ठीक है, जिसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा हो गया अध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत, नॉन पोलर। ठीक है, अब ध्रुवीय परावैद्युत किसको कहेंगे और अध्रुवीय परावैद्युत किसको कहेंगे? ठीक है, तो ध्रुवीय परावैद्युत मतलब हुआ जिसमें दोनों का केंद्र अलग अलग हो जाए, जैसे H2O है तो इसमें सेंटर जो होगा H का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा मतलब जो मॉलिक्यूल्स है उसका या उसका सेंटर अलग अलग हो गया, सेम नहीं हुआ, जिसके बीच में क्या होगा डिस्टेंस होगा, तो उसको बोलते हैं ध्रुवीय यानी कि पोलर, जिसमें सेंटर सेम नहीं होगा, केंद्र सेम नहीं होगा। ध्रुवीय जो है वो फॉर्म करता है विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करता है, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होता है और दोनों के बीच में क्या होता है डिस्टेंस होता है। जबकि अध्रुवीय का मतलब हुआ जिसमें एक ही जैसा हो गया, H2 N2 O2 ऐसा सब, जिसमें दोनों का सेंटर सेम हो जाएगा, बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होगा। ये जो है वो विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मेशन नहीं करता है, यानी कि ये विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को नहीं बनाता है। कौन? अध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, ध्रुवीय परावैद्युत विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करता है, जबकि अध्रुवीय परावैद्युत जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक, और एक लास्ट है वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डी ग्राफ जनरेटर
वान डी ग्राफ जनरेटर, ये जनरेटर बोलते हैं हिंदी में, वान डी ग्राफ जनरेटर। चलिए देखिए इसमें क्या होता है, एक खोखला गोला होता है, इसमें दो पुली यानी कि दो घिरनी होता है, इस पे एक बेल्ट होता है, यहाँ पे नुकीला कंघी जैसा रहता है, मतलब नुकीला निकला हुआ रहता है, ठीक है। इसको जब सोर्स से यानी कि वायु से, एयर से चार्ज को ले लेता है तो ये चार्ज को ले जाता है, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाके ये इस पे जमा होने लगता है, इसके सरफेस पे यहाँ पे चार्ज जमा होने लगता है। तो इसका सबसे पहला काम क्या है, जनरेट करता है पोटेंशियल को, जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि उत्पन्न करता है विद्युत विभवांतर को, कई लाख तक, बहुत लाख तक, कई लाख तक, यानी बहुत बड़े अमाउंट पे, बहुत बड़े मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैसे करता है काम, तो ये मान लीजिए P है और ये Q है, तो ये बेल्ट होता है, जो बेल्ट होता है वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी होता है, ठीक है, विद्युत रोधी होता है। तो क्या होता है, जैसे एयर से इसको चार्ज मिलता है, आवेश मिलता है, ये यहाँ से उठा के ऐसे लेके जाता है, यहाँ जो नुकीला जैसा रहता है उस पे चला जाता है, और उस पे जाने के बाद ये बाहरी सरफेस पे जमा हो जाता है, ठीक है, बाहर वाले सरफेस पे जमा। तो जैसा हम लोग जान रहे हैं कि Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, ठीक है। तो जैसे जैसे चार्ज इस पे जमा होता जाएगा वैसे वैसे V का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इसी तरीके से ये उत्पन्न करता है विद्युत विभवांतर को, ठीक है। इसमें एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि ये जो बेल्ट होता है ये इंसुलेटर क्यों होता है, कंडक्टर क्यों नहीं होता, मतलब विद्युत रोधी क्यों होता है, चालक क्यों नहीं होता है। तो चालक अगर होगा तो इसका काम क्या हो रहा है, चार्ज को ट्रांसफर यहाँ से ले जा रहा है, यहाँ तक ले जा रहा है, फिर ये इस पे जमा कर रहा है, ठीक है, चार्ज को ट्रांसफर कर रहा है, चार्ज को स्थानांतरित कर रहा है एक जगह से दूसरे। अगर ये कंडक्टर का बना होगा तो ये चार्ज को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ही रख लेगा, ये ट्रांसफर नहीं करेगा, जिससे ट्रांसफर नहीं करेगा यानी कि स्थानांतरित नहीं करेगा तो यहाँ पे चार्ज जमा ही नहीं होगा, और चार्ज जमा नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न नहीं होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगभग हम लोगों ने हर टॉपिक को पहले चैप्टर का समाप्त कर लिया है, ठीक है, जिससे कि एक जो मेमोराइज कर सकते हैं आप पूरा का पूरा टॉपिक, ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का सारा क्वेश्चन जो है इसमें कवर हो जाएगा, ठीक। अब इसी में जो आएगा हम लोग का क्या बोलते हैं, इसका डेरिवेशन, जो डेरिवेशन अलग से पढ़ेंगे वो आगे बताएंगे कब बताया जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल इसके आगे हम लोग जो कल से शुरू करेंगे वो ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर हम लोग का पहले ऑप्टिक्स होगा, उसके बाद फिर आगे का कोई चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो ये आज यहाँ तक हम लोग देख लिए और पहला चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया। अभी बार बार बोल रहे हैं, हर दिन आपको समझा रहे हैं, अभी सारा कुछ छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिल्कुल पढ़ाई पे दीजिए, ठीक है। पढ़ाई जितना बेहतर हो जाएगा आपका उतना बेहतर मार्क्स आएगा, ठीक है। आप लोग के लिए अगर कोई टीचर मेहनत कर रहा है तो सिर्फ आप लोग के लिए मेहनत कर रहा है, ठीक है। आप जितने आराम, मतलब मुश्किल से 2 महीना पढ़ना है आपको, 2 महीना जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ लीजिएगा उतना बेहतर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट जो है वो सब दिन के लिए बन जाएगा, एक दिन का नहीं वैल्यू उसका हमेशा लाइफ टाइम वैलिडिटी होता है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए कि आपको 2 महीने बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कर देना, ठीक है। बाकी जितना हमसे संभव हो सकता है आप लोगों की मदद करता रहूँगा हमेशा, ठीक है, कि आप उच्च से उच्च स्थान तक यानी कि बेहतर से बेहतर नंबर तक प्राप्त कर सकें फिजिक्स में आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए, मतलब ऐसे भी अभी जो भी पढ़ रहे होंगे उनको फिजिक्स जो है वो सब्जेक्ट बहुत ही आसान लगता होगा, और जब भी आप कोई भी सेट लीजिएगा, कहीं भी कुछ लीजिएगा, तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट अभी बन जाता होगा। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह चल ही रहा है, टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी शुरू करेंगे, जिसमें हर दिन मतलब समझिए या सब वीकली जो होगा वो 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन इस तरीके करवाएंगे, लेकिन आगे इसका प्लान आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग का पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स, ठीक है।